हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग देखेंगे जीन थेरेपी। साइंस एंड टेक हम लोग कल स्टार्ट कर चुके थे। एक पार्ट जो है ऑलरेडी वनडे एग्जाम फैक्ट्री चैनल पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और आज जो है सेकेंड पार्ट होगा। 2 से 3-4 पार्ट में हम लोग इसे फिनिश कर देंगे। इसके पहले आप सभी को पता है, इसके पहले इंटरनेशनल रिलेशन पीटी 365 का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ ही इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पीटी 365 ये भी हो चुका है। इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर भी हो चुका है। इसके साथ ही बात करें हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, ये भी हो चुका है। इसके साथ ही पर्सनालिटी इन न्यूज़, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हमने कंप्लीट करा दिया है। केवल बाकी था साइंस एंड टेक, तो एक पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है और ये सेकंड पार्ट है, तो ज़्यादा समय के लिए करेंगे। दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि जीन थेरेपी, तो जीन थेरेपी आखिर चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो जीन थेरेपी की बातें करें तो आखिर ये जीन थेरेपी होता क्या है। तो ये एक ऐसी तकनीक होता है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिसमें बीमारी या फिर विकार इलाज, यानी कि कोई भी बीमारी होता है उसे बचाने के लिए, यानी कि उसे बचाव के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए जीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बीमारी पैदा करने वाले असमान जीन के प्रभाव को कम करने के लिए ये थेरेपी का इस्तेमाल होता है। जैसे कि सामान्य जीन कोशिका शरीर के डीएनए में डाला जाता है और इससे लक्षित कोशिका को दोबारा स्वस्थ बनाया जाता है, ठीक है। सपोज करो कि कोई बॉडी है और मान लो कि यहाँ पे ये कोई बॉडी हो गया, तो मान लो कि ये किसी का बॉडी हो गया और यहाँ पे कोई चीज़ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जीन को ऐड ऑन किया जाएगा, जिसके और उस यानी कि जो अच्छे वाले जो दूसरे के जीन से लेकर के और इसमें इंजेक्ट किया जाएगा और जो बीमारी है उसे ठीक करने के लिए, ठीक है। तो आप एक लाइन में ऐसे समझ लो, ठीक है। इसमें एक्चुअल होता क्या है, यानी कि जो भी ये बीमारी होता है उसे ओवरऑल स्वस्थ बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें प्लाज्मिड डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड उत्पादनों को विधियों का उपयोग किया जाता है और प्लाज्मिड डीएनए अनुवांशिक रूप से डिजाइन किए गए सर्कुलर डीएनए अणु होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जीन थेरेपी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है जर्मलाइन जीन थेरेपी, दूसरा होता है सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि जर्मलाइन जीन थेरेपी जो है, जर्मलाइन जीन थेरेपी के तहत जर्मलाइन सेल या फिर प्रजनन कोशिका में अंडाणु या फिर शुक्राणु में कार्यात्मक जीन इंजेक्ट किया जाता है और इन्हें संशोधित किया जाता है, ठीक है, रिफॉर्मेशन किया जाता है। यानी कि वो इंजेक्ट दूसरा जो जीन होता है उसे एड ऑन कर दिया जाता है उसके बॉडी में, ठीक है, यानी कि अंडाणु या शुक्राणु में, ठीक है, शुक्राणु में। कह रहे हैं कि सोमेटिक सेल जीन की बातें करें तो ये ऐसा पद्धति होता है, एक चिकित्सीय रूप से संशोधित जीन के रोगी सोमेटिक सेल या फिर कायिक कोशिका, ठीक है, कायिक कोशिका जर्मलाइन कोशिका के अलावा अन्य कोशिका में स्थानांतरित किया जा सकता है। अच्छा, इसका उपयोग कैसे होता है या फिर कहाँ कहाँ होता है। तो विरासत में मिली अनुवांशिक बीमारी, विरासत का क्या मतलब है। सपोज करो कि आपके माता पिता हैं और आप उनके संतान हैं। अगर माता पिता को सपोज करो कि हेमोफीलिया एक एलर्जी होता है, अगर उनको है तो उनके बच्चे को भी होगा, ठीक है। या फिर उनको कोई सिकिल सेल रोग है, डिजीज है, सिकिल सेल डिजीज है, तो हो सकता है कि वो उनके माता पिता जो है उनके बच्चे को भी होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं विरासत में मिली हुई अनुवांशिक बीमारी, ठीक है। जैसे हेमोफीलिया हो गया, सिकिल सेल रोग हो गया। जन्म के बाद होने वाले असाध्य रोग जैसे कि ल्यूकेमिया भी हो सकता है, इलाज जीन थेरेपी से किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जीन थेरेपी का कार्य प्रणाली आप देख सकते हैं। अक्रियशील यानी कि नॉन फंक्शनल जीन कोशिका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस्ट जीन के क्रियाशील वाले डीएनए कोशिका में शामिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही कोशिका का समान रूप से कार्य करना, कैसे, जब ये इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये फंक्शन करने लग रहा है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, ग्रीन जो टिक लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैमेरिक एंटीजन, ठीक है। कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर आखिर है क्या, ठीक है। तो कार्ट टी यानी कि कार टी सेल जो है, कार टी सेल थेरेपी यानी कि कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर की बातें करें तो ये क्यों चर्चा में है। तो भारत के राष्ट्रपति ने कैंसर के उपचार के लिए भारत
कि पहली घरेलू जीन थेरेपी का सेल थेरेपी लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है, बनने की संभावना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहाँ पूछने की ज़्यादातर संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि भारत के जो प्रेसिडेंट है वो कैंसर के उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्ड टी सेल थेरेपी लॉन्च किया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आखिर ये नेक्स्ट कार्ड 19 जो है या फिर कार्ड टी सेल थेरेपी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया। तो सबसे पहले एक फैक्ट तो याद कर लेंगे कि रिसेंटली जो है राष्ट्रपति ने कैंसर उपचार के लिए पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्ड टी सेल थेरेपी लॉन्च किया है। दूसरा जो है ये किसके कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉम्बे यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे के द्वारा किया गया। ठीक है, कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर की बातें करें तो टी सेल थेरेपी के बारे में, तो कार्ड टी सेल जो होता है ये थेरेपी सेलुलर इम्यूनोथेरेपी इलाज का एक नया प्रकार है और इसके उपचार के लिए टी कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है और ये उपचार में टी कोशिकाओं का प्रयोगशाला अनुवांशिक रूप से परिवर्तित किया जाता है और इसके बाद से परिवर्तित कोशिका में कैंसर कोशिका की पहचान करके उसे प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जब उसे आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, जब वो बीमारी जो है पकड़ा जाता है तो फिर उसके इलाज के लिए उसे परमानेंट खत्म किया जाता है। ठीक है, कार टी सेल थेरेपी के कार्य प्रणाली क्या क्या हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं रोगी के रक्त से टी कोशिका प्राप्त करना, यानी कि यहाँ पे टी कोशिका जो है यहाँ से लिया जा रहा है। इसके साथ ही कार टी जो है कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं से चिपककर उन्हें नष्ट कर देती है। कैंसर कोशिका एंटीजन कार टी कोशिका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से कैंसर कोशिका है। ये देखिए लैब में कार्ड कोशिका तैयार करना, कैसे यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। ठीक है, कार्ड के लिए जीन प्रवेश करना, यानी कि जीन को इंजेक्ट किया जा रहा है टी कोशिका में। ठीक है, कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड टी कोशिका में कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, यहाँ आप देख सकते हैं लैब में कई लाख कार्ड टी कोशिकाओं की ग्रो करना, यानी कि कैसे जो है लैब जो होता है लेबोरेटरी में ये कैसे इस कोशिका को ग्रो किया जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टी कोशिकाओं के रोगों की रक्त से लिया जाता है, फिर उन्हें मानव निर्मित रिसेप्टर कहा जाता है। बनाने के लिए प्रयोगशाला में एक जीन जोड़ करके बदल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें जो बीमारी की कमी होती है पूर्णतः उसे ऐड ऑन करके जो बीमारी जो है उसे खत्म किया जाता है, नष्ट किया जाता है। ठीक है, और ये जीन को जोड़ करके बदल दिया जाता है। ठीक है, कार्ड प्रोटीन की बातें करें, कार्ड्स प्रोटीन टी कोशिका को कैंसर कोशिकाओं में मौजूद एक विशेष प्रोटीन या फिर एंटीजन को पहचान कर उनसे जुड़ने में मदद करते हैं और ये थेरेपी को लिविंग ड्रग माना जाता है। कार टी सेल थेरेपी के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, तो लंबे समय तक कैंसर उपचार किया जा सकता है। इसके साथ ही विशेष प्रकार के कैंसर रोगों को पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता हो सकती है। ठीक है, इसके साथ ही उपचार में कम समय लगता है इसके माध्यम से और रोगी अधिक तेजी से ठीक होने लगते हैं। अच्छा, इसमें चुनौती क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, तो चुनौती की बातें करें यानी कि चैलेंजेस की बातें करें तो चैलेंजेस जो है किसी एक प्रकार के कैंसर इलाज के लिए यानी कि किसी भी एक प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त कार टी सेल जो है ये थेरेपी अन्य प्रकार के कैंसर के इलाज में उपयोगी सिद्ध नहीं होती है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तंत्रिका तंत्र नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, संक्रामण खतरा भी हो सकता है। तो जितना हमें प्रॉफिट है तो उससे कहीं ना कहीं हमें लॉस भी है। अगर ऐसा होगा तो संक्रामण का खतरा हो सकता है, तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टेम सेल। आखिर स्टेम सेल चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में पहली बार, ठीक है, तो आप जहाँ भी पहली बार ऐसा आए तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारे जो है आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में पहली बार टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित महिला का उपचार रिप्रोग्राम्ड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से किया गया है। इसके लिए उस महिला के शरीर से ली गई कोशिका का ही उपयोग किया गया है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। तो इसके उपचार में ओलोजेनेटिक स्मेल, ठीक है, ओलोजेनेटिक स्टेम सेल, ठीक है, सॉरी हम स्मेल शायद बोल दिए, सॉरी फॉर दैट। उसके लिए कह रहे हैं कि इसके उपचार के लिए ओलोजेनेटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण किया जाता है और इसमें रोगियों के अलावा किसी और स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओलोजेनेटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण प्रकार के स्टेम सेल थेरेपी होते हैं। टाइप 1 की बातें करें तो डायबिटीज़ जो है, टाइप 1 डायबिटीज़ में
अग्नाशय में इंसुलिन नहीं बनता है क्योंकि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्नाशय में इंसुलिन बनाने वाली आईलिट कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है। ठीक है, क्यों नहीं बनता है टाइप 1 डायबिटीज में अग्नाशय में इंसुलिन नहीं बनता है? क्योंकि आईलिट कोशिका को नष्ट करने लगती है। टाइप 2 डायबिटीज की बातें करें तो अग्नाशय में ये इंसुलिन तो बनाता है लेकिन उतना नहीं जितना कि शरीर को जरूरत होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आखिर स्टेम सेल, उसी समय से चर्चा कर रहे हैं आखिर ये है क्या। तो स्टेम सेल कई अलग अलग प्रकार की कोशिका में विकसित होने में सक्षम विशेष मानव कोशिका होती है। उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाने वाले इनके 2 अद्वितीय गुण निम्नलिखित हैं। ये नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए बार बार विभाजित हो सकती है। इस प्रकार से स्टेम सेल विकसित होकर के क्षतिग्रस्त या फिर नष्ट हो गई विशेष कोशिकाओं की जगह ले लेता है। विभाजित होने वाले ये शरीर को बनाने वाली अन्य प्रकार की कोशिका में बदल सकती है। प्रमुख स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो भ्रूण, वयस्क, उत्तक वयस्क, स्टेम कोशिका, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कोशिका प्रदान करने की क्षमता के आधार पर स्टेम कोशिकाओं का वर्गीकरण की हम लोग बातें करें तो वर्गीकरण में जैसे कि टोटीपोटेंट, ठीक है, तो टोटीपोटेंट ये सभी 3 एम्ब्रियोनिक जर्म होता है, जर्म का परत बना सकता है। इसके साथ ही निर्विवाद रूप से ज्ञात एकमात्र क्या होता है? टोटीपोटेंट कोशिका युग्मन। ठीक है, तो फिर से इसे पढ़ देते हैं हम लोग। कह रहा है कि एकमात्र टोटीपोटेंट कोशिका युग्मनज। ठीक है, यानी कि ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही कह रहा है कि यानी कि जाइगोट होता है। ठीक है, इसके साथ ही प्लूरीपोटेंट यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये सभी 3 एम्ब्रियोनिक जर्म परतों से बहुवंश क्रम निर्मित कर सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग बातें करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिका, ठीक है, ESC एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिका। ठीक है, इसके साथ ही आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं मल्टीपोटेंट, ये आमतौर पर एक ही एम्ब्रियोनिक जर्म परतों से कम 2 अलग अलग वंशक्रम निर्मित कर सकती है, जैसे कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक है, इसके साथ ही आप देख सकते हैं यूनिपोटेंट। ठीक है, यूनिपोटेंट केवल एक प्रकार की कोशिका ही निर्मित कर सकता है, लेकिन इसमें स्वनवीनीकरण का गुण होता है, जैसे कि त्वचा की कोशिका एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो है ये वयस्क कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर कह रहे हैं आर्गन ऑन चिप। आर्गन ऑन चिप क्यों चर्चा में है? आर्गन ऑन चिप प्रौद्योगिकी, आर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी की बातें करें तो आर्गन ऑन चिप तकनीक जो है बायो E3 पर्सनलाइज मेडिसिन के दायरे को बढ़ावा दे सकती है। ठीक है, आर्गन ऑन चिप की बातें करें तो OOC शॉर्टकट में इसे कहा जाता है, यानी कि आर्गन ऑन चिप जो है एक माइक्रो स्केल सिस्टम है जिसका उपयोग मानव शरीर की स्थितियों को नकल करने के लिए किया जाता है। और ये मानव अनुरूप 3D कल्चर मॉडल में से एक है जिसे न्यू अप्रोच मेथड भी कहा जाता है। 3D कल्चर प्रणाली शोधकर्ताओं को एक ही प्रयास में मानव अंगों बीमारियों की संरचना को पुनः बनाने की सुविधा प्रदान करती है। इसमें जैसे कि चैनल्स, चैम्बर्स, मेम्ब्रेन्स का इसका यूज करके पदार्थों को कोशिकाओं की गति व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इससे संबंध अन्य नए दृष्टिकोण की बातें करें तो ऑर्गेनोइड्स जो है इन्हें उत्तक से नियंत्रित दशाओं में कोशिकाओं को विकसित करके बनाया जाता है। इसके साथ ही एस्फेरॉइड्स ऐसा माना जाता है कि पारंपरिक द्विआयामी यानी कि 2D जो है 2D सेल कल्चर की तुलना में ट्यूमर की व्यवहार अधिक प्रभावी ढंग से नकल करते हैं। ठीक है, बायो प्रिंटिंग की बातें करें तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें जीवित ऊतकों और अंगों को बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गन ऑन ए चिप तकनीक। ठीक है, ऑर्गन ऑन ए चिप तकनीक कैसे काम करता है? तो कोशिका को चिप पर रखा जाता है और उन्हें 3D संरचनाओं को विकसित होने दिया जाता है जो मानव शरीर के वास्तविक ऊतक जैसा ही होता है। ठीक है, ये द्रव में प्रवाह के लिए सूक्ष्म चैनल का उपयोग किया जाता है। रक्त प्रवाह जैसे कि ऑक्सीजन के परिवहन, पोषक तत्वों के परिवहन आदि के कारण अनुकरण करते हैं ताकि चिप के आकार के डिवाइस पर जैविक अंगों को फेफड़े, हृदय वगैरह हो गया, फेफड़ा हो गया ना, इसके लघु मॉडल बनाए जा सके। अब हम लोग देखेंगे, कह रहा है ये
ऑर्गन ऑन चिप, ठीक है, ऑर्गन ऑन चिप के प्रौद्योगिकी लाभ क्या हो सकता है, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजिकल लाभ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ऑर्गन ऑन चिप जो है प्रौद्योगिकी के लाभ क्या हो सकता है, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाभ क्या क्या हो सकता है। तो प्रिसीजन मेडिसिन शोधकर्ताओं यानी कि जो रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्चर वगैरह, तो शोधकर्ताओं ये परीक्षण कर सकते हैं कि कोई दवा किसी व्यक्ति या समूह को कैसे प्रभावित करे, कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसके साथ ही दूसरा जो है सिमुलेशन कर सकता है, ओएसी, ठीक है, यानी कि मॉडल मानव अंगों की संरचना और कार्य की अधिक सटीकता से नकल कर सकता है। इसके साथ ही जटिल अंग तक ओसी जो है इस प्रणाली के ऑर्गन मॉड्यूल को एक साथ जोड़ सकता है। और अदर की बातें करें तो जीवों पर परीक्षण का एक नैतिक विकल्प होता है, जैसे चूहा हो गया, रैबिट वगैरह हो गया, है ना, जैसे रैट हो गया, इसके साथ रैबिट हो गया, है ना, मंकी हो गया, तो ये सारे जीवों पे भी इसका परीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की बातें करें तो कह रहे कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर द इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एंड द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी वर्क करता है। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑन चिप प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उठाए गए कदम, यानी कि ऑर्गन ऑन चिप जो है, ठीक है, ऑर्गन ऑन चिप OC जो है, ये अभी तक क्या क्या कदम उठाया है, यानी कि कौन कौन सा स्टेप लिया है। तो न्यू ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल नियम 2019 में संशोधन किया गया है, और इस संशोधन में ह्यूमन ऑर्गन चिप और अन्य नाम्स, यानी नाम्स का फुल फॉर्म भी है नॉन एनिमल मेथड, ठीक है, नॉन एनिमल मेथड का उपयोग की अनुमति देता है। कौन सा संशोधन, तो न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल नियम 2019, ठीक है। जीनोम इंडिया परियोजना की बातें करें तो 10,000 जीनोम का डेटाबेस दुनिया भर में शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा, और इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। भारतीय जैविक डेटा केंद्र की बातें करें तो भारत में लाइफ साइंस डेटा के लिए पहली राष्ट्रीय रिपोजिटरी है, और इसके शोधकर्ताओं को, यानी कि जो रिसर्च लोग करता है, रिसर्चर जो होते हैं, ये डेटाबेस उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगा इन लोगों को, ठीक है। फेनोम इंडिया परियोजना लाया गया। फिनोम इंडिया परियोजना की हम बातें करें तो CSIR, ठीक है, CSIR जो है इस परियोजना को, यानी इसके द्वारा प्रिसीजन मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय आबादी के रूप में एक व्यापक फेनोम डेटाबेस तैयार करने के लिए शुरू किया है। फेनोम की बातें करें तो किसी जीव या फिर कोशिका उत्तक अंग प्रजाति में सभी फेनोटाइप या फिर दृश्यमान लक्षणों, जैसे कि रंग हो गया, उसके आकार हो सकते हैं, उसके गुण हो सकता है, पूरा सेट हो सकता है, ठीक है। तो फेनोम का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है संबंधित सुर्खियों में न्यूज जो है उसके बारे में हम लोग बातें करें तो काइमेरोइड्स की बातें करें तो काइमेरोइड्स जो है ये वैज्ञानिकों ने पहली बार काइमेरोइड्स नाम से 3D ब्रेन मॉडल को सफलतापूर्वक विकसित किया है, ठीक है। इन्हें विभिन्न व्यक्तियों से ली गई स्टेम कोशिका का उपयोग करके विकसित किया गया है। इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, पारंपरिक 2D कोशिका मॉडल या फिर पशु मॉडल जैसे कि लैब में इस्तेमाल होने के लिए, जैसे चूहा वगैरह आप देख सकते हैं उस पर रिसर्च वगैरह किया जाता है, रैबिट पे किया जाता है, मंकी वगैरह पे किया जाता है ना, तो इसकी तुलना में मानव मस्तिष्क के जैविक को अधिक सटीक रूप से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चर्चा में है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। शोधकर्ताओं ने, यानी कि जो रिसर्चर्स होते हैं, ये शोधकर्ताओं ने पार्किंसंस रोग के उपचार के लिए माइटोकॉन्ड्रिया डायनेमिक्स का अध्ययन किया है, ठीक है, स्टडी किया है, तो इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। तो इससे संबंधित फैक्ट और क्या क्या है, तो पार्किंसंस रोग आखिर है क्या, तो ये मस्तिष्क की कोशिकाओं की मृत्यु के कारण होने वाली न्यूरो डिजेनरेटिव रोग होता है, न्यूरो डिजेनरेटिव रोग होता है। और शोधकर्ताओं ने पाया है कि डायनेमिन, ठीक है, डायनामिन रिलेटेड प्रोटीन की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल कार्य प्रणाली को बहाल किया जा सकता है, और इस विधि से पार्किंसन के उपचार को संभव बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पार्किंसन जो डिजीज होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो उनको ठीक करने के लिए इसमें काफी हद तक बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। DRP1 प्रोटीन जो है ये कोशिकाओं में प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और ये छोटे आकार के विभाजित हो सकते हैं, विभाजित होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में आसानी से गतिशील हो जाता है और इसे कार्यों को नियंत्रित करता है। अब हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बातें करें तो माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन्स में आबाद कोशिका होते हैं, यानी बहुत सारी कोशिका होते हैं, और ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट जो है इसके रूप में कोशिका की अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होता है। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया आखिर वर्क क्या करता है? तो वर्क की बातें करें तो ये ऊर्जा उत्पादन में वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन के स्थान पर एटीपी यानी कि एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन करते हुए इसके लिए कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, आनुवांशिक सामग्री की बातें करें इनमें इनका अपना ही गोलाकार डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर एमटी डीएनए, आरएनए, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए घटक मौजूद होता है। एमटी डीएनए में आनुवांशिक विकास क्रम का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। एमटी डीएनए संतान को माता से ही विरासत में मिलता है, यानी कि माता से ही बहुत सारे आनुवांशिक हम लोग रोग देखे हैं, जैसे कि हेमोफीलिया वगैरह हो गया है ना, जिससे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। इसके साथ ही अगर किसी माता पिता को कोई ऐसी आनुवांशिक प्रॉब्लम है तो उसके बच्चे में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विरासत में मिलता है। ठीक है, अब विरासत का मतलब ये समझ, धन दौलत मत समझ लेना। ठीक है, तो ये रोग जो है माता पिता से आनुवांशिक रूप से मिलता है। संबंधित अवधारणा की बातें करें, माइटोजीनोम, तो माइटोजीनोम जो है ये दक्षिण अफ्रीका के तेंदुओं के माइटोजीनोम पर एक हालिया अध्ययन प्रकाशित हुआ है। इस तेंदुए के संभावित उत्पादित के बारे में जानकारी सामने आई है। तो अक्सर आप लोग ये दक्षिण अफ्रीका में जो तेंदुआ वाला केस है ये आप लोग द हिंदू में पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि माइटोजीनोम के बारे में, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पाया जाने वाला एक छोटा गोलाकार गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होता है, और न्यूक्लियर जीनोम के समान ये जीनोम द्विकुंडलिक यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल के तहत डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में निर्मित और पूरी तरह से मातृक प्रकृति के होते हैं। न्यूक्लियर जीनोम माता पिता दोनों से समान रूप से विरासत में मिलते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि मदर अगर पैदा कर रही है तो मदर से ही मिलेगी, फादर से भी मिल सकता है, मदर से भी मिलता है। ठीक है, एकीकृत जीनोम चिप की बातें करें यानी कि यूनिफाइड जीनोमिक चिप की बातें करें तो क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत में पशुधन के लाभ के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रौद्योगिकी लॉन्च किया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एकीकृत जीनोम आखिर ये है क्या, इसके बारे में बातें करें तो ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म चिप होता है। ठीक है, इसका आखिर उद्देश्य क्या है ये लॉन्च करने का? तो ये जो यानी कि भारत में जो पशुधन वगैरह है उसके लाभ के लिए, उससे और बेनिफिट हमें मिले, उसके लिए जीनोमिक चिप वगैरह स्वदेशी सेक्स सॉर्किट सीमेन प्रौद्योगिकी लॉन्च किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय मवेशी को नस्ली के जीनोमिक प्रोफाइलिंग और मूल्यांकन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें देश में दूध उत्पादन के लिए पाले जाने वाले विविध मवेशियों को आनुवांशिक क्षमता, आनुवांशिक सुधार को बढ़ा सकता है, ज़्यादा मतलब दूध वगैरह और प्रोडक्शन हो सकता है, उसके नस्ल अच्छे हो सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, ये बढ़ाने के लिए डीएनए तकनीकों का सीधे उपयोग को सक्षम बना सकता है। ये चिप के बारे में बात करें तो गौ चिप गायों के लिए लगाया जाता है, महिषी चिप भैंसों को दिया जाता है। ठीक है, इसमें पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्रालय के तहत, तो मंत्रालय यदि आपसे पूछे तो पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्रालय के तहत कार्यरत है। पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत ये कंसोर्टियम के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बातें करें तो डीएनए अनुक्रम में भिन्नता को संदर्भित करता है, जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड रेफरेंस अनुक्रम में भिन्न होता है। एसएनपी डीएनए के एक विशेष हिस्से होते हैं। न्यूक्लियोटाइड गुआनिन की जगह न्यूक्लियोटाइड थायमिन टी से ले सकता है। ठीक है, इसके साथ ही मनुष्यों में आनुवांशिक भिन्नता का सबसे समान प्रकार है। आमतौर पर इनका उपयोग शोध अध्ययनों में और आनुवांशिक प्रशिक्षण कंपनियों के द्वारा किया जाता है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, और ये जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड ये दोनों आप पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रौद्योगिकी के बारे में। तो सेक्स सॉर्टेड सीमेन जो है ये जेंडर सिलेक्टेड सीमेन होता है, जिसका उपयोग मवेशी हो गया या फिर कोई भी मवेशी में भैंस हो गया, कृत्रिम गर्भधारण, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसे गर्भधारण किया जा सकता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं इसे,
जिसे जो लेडीज़ को बच्चा उच्चा नहीं होता है तो आजकल IVF के थ्रू जैसे कैसे होता है, आप चाहे तो ट्विंस बेबी भी पैदा हो सकता है, तो उसी तरह ये भी जो है मवेशी और भैंसों में कृत्रिम गर्भधारण, कृत्रिम मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है। तो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसे गर्भधारण वगैरह मवेशी में किया जा सकता है। 90% से अधिक सटीकता के साथ ही केवल मादा के जन्म को सुनिश्चित करता है, यानी कि 90% अधिक सटीकता है, यानी कि 90% ऐसे फैक्ट है जहाँ पे केवल मादा के जन्म को यानी जन्म देता है, ठीक है। जबकि पारंपरिक सीमेन से नर और मादा को एक समान अनुपात में 50-50% पे पैदा होने की संभावना होती है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत NDDB ने सेक्स सॉर्टेड सीमेन की स्वदेशी तकनीक विकसित किया है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायो E3 नीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि बायो E3 पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर द इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल एंड एम्प्लॉयमेंट की बातें करें, सुर्खियों में क्यों है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फोस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बायो E3 नीति को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके पूरे डिटेल। तो बायो E3 आखिर है क्या, ये रूल क्या है, नीति क्या है, तो अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी बायो E3, बायो प्लस E 3 बार आ जाएगा, तो 3 बार E आ जाएगा, बायो तो है ही BIO प्लस E जो है 3 टाइम, तो 3 टाइम E से हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमी, फिर E से इन्वायरमेंट, और फिर E से ये 3 बार जो E है तो एक E यहाँ से लेंगे तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना आपको। तो यही कह रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने के सक्षम अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने के फ्रेमवर्क तैयार करना। बायो मैन्युफैक्चरिंग का ये मतलब है कि इंजीनियर्ड माइक्रोबियल पादप और पशु मानव सहित कोशिकाओं के उपयोग से, जिसमें व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए सटीकता नियंत्रण में वृद्धि की जाती है। कार्यान्वयन की बातें करें तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इस नीति को कार्यान्वयन किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य 2030 तक $300 बिलियन जैव अर्थव्यवस्था या बायो इकोनॉमी हासिल करना है। जैव अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी में जैव संसाधनों का उत्पादन, उपयोग, संरक्षण सहित संबंधित ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार शामिल होते हैं और इसके साथ ही सभी आर्थिक क्षेत्रों को जानकारी, उत्पादन प्रक्रिया, सेवा वगैरह प्रदान करते हैं, सर्विस वगैरह, ठीक है। इसकी विशेषता आखिर क्या है, तो ये नीति जो है विषयगत क्षेत्रों के अनुसंधान, विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नवाचार आधारित समर्थन प्रदान करता है। इसके साथ ही विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुप्रयोग का साकार करने के लिए गतिविधियों को निम्नलिखित द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। जैव कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बातें करें तो बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हब जो है AI के साथ एकीकृत करके बायो मैन्युफैक्चरिंग हब पे भी वर्क होगा, और जैव कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब AI के साथ एकीकृत होगा, इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायो मैन्युफैक्चरिंग के विषयगत क्षेत्र के बारे में, ठीक है, इसके क्षेत्र के बारे में, इसके एरिया के बारे में। तो जैव आधारित रसायन और एंजाइम, उपयोगी खाद्य पदार्थों और स्मार्ट प्रोटीन में भी इसके यूज हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो सकता है। इसके साथ ही प्रेसिजन जैव चिकित्सा विज्ञान में भी यूटिलाइज हो सकता है, जलवायु अनुकूल कृषि में भी यूटिलाइज हो सकता है, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन हो सकता है, भविष्य के समुद्र और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी इसका यूज हो सकता है। संबंधित इसके न्यूज की बातें करें, इससे रिलेटेड जो चर्चा में है, तो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता, विकास, बायो राइड यानी कि बायो राइड योजना लाया गया है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो राइड योजना को मंजूरी दिया है। बायो राइड योजना की बातें करें तो ये नोडल विभाग कौन है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसका नोडल विभाग है, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है। इस योजना के निम्नलिखित 3 घटक है, कौन कौन से हैं, तो 2 मौजूद योजनाओं को शामिल करते हुए एक नए तीसरे घटक भी जोड़ा गया है। कौन कौन है, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास, औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री, BBB यानी कि बायो फाउंड्री लाया गया है। और इसके तहत नए घटक का उद्देश्य पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ मिशन के अनुरूप चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को साकार करने में संबंधित भारत को लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा कौन कौन काम करता है, तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम करता है, इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट काम करता है। नेक्स्ट न्यूज जो है अदर
अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में हम लोग देखेंगे। एंडोसियोबायोटिक सिद्धांत, ठीक है, एंडोसिम, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं, इंडोसिबायोटिक थ्योरी, ठीक है, इंडोसिबायोटिक थ्योरी की बातें करते हैं। शोधकर्ताओं ने अंगक यानी कि ऑर्गेनल एक प्रकार की खोज किया है और ये नाइट्रोप्लास्ट नाम से इसका नाम दिया है, नाइट्रोप्लास्ट, ठीक है, इसका नाम दिया है। ये अंगक जो है ब्रारुडोस्फेरा, ठीक है, ब्रारुडोस्फेरा बिगेलोवी नाम से समुद्री शैवाल की खोज किया है। फिर से मैं रिपीट करूं, शोधकर्ताओं ने अंगक यानी कि ऑर्गेन सेल के एक प्रकार की खोज किया है, इसे नाइट्रोप्लाज्म नाम दिया है और इस अंगक को ब्रारुडोस्फेरा बिगेलोवी नाम समुद्री शैवाल की खोज किया गया है। ये शैवाल जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान दे सकता है। एज इट इज आप लोग ये वाला याद कर लीजिएगा, इसका नाम क्या दिया गया है, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आपको दे दे तो आप फंस सकते हैं ऑप्शन में। सामान्य रूप से ये विश्वास किया जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण केवल जीवाणु और अक्रिय अर्ध जीवाणु अर्ध संपन्न होते हैं। हालांकि ब्रारुडोस्फेरा बिगेलोवी पहला अज्ञात यूकेरियोट जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया को संपन्न करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक जैविक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन गैस को कोशिका की वृद्धि के लिए उपयोग रूप से परिवर्तन किया जाता है। इसे एंडोसिबायोटिक सिद्धांत के रूप में उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एंडोसिबायोटिक सिद्धांत आखिर है क्या, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यूकेरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड जैसे कोशिकाओं को अंगक श्वसन प्रोकैरियोटिक से विकसित किया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में एक झिल्ली बंधक केंद्रक होते हैं जो आनुवंशिक जानकारी के संग्रहित करते हैं, कलेक्शन करते हैं। प्रोकैरियोट्स में डीएनए यानी कि डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड क्षेत्रों में बंडल अवस्था में होता है, लेकिन ये झिल्ली बंधक केंद्र के भी भीतर संग्रहित नहीं होता है। इनमें से कुछ जीवों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को निगल लिया है और ये कोशिका उस जीव के भीतर जीवित रहती है और उसे सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक संबंध विकसित करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बोलबाचिया बैक्टीरिया। बोलबाचिया बैक्टीरिया बहुत चर्चा में है तो अपन पढ़ के जाना है। एक नया अध्ययन से ये पता चला है कि बोलबाचिया बैक्टीरिया जो है ये इनकार्सिया फोर्मोसा नामक ततैया यानी कि वेब्स में कुछ इस तरह के परिवर्तन किया गया है और उनसे केवल मादाओं को ही जन्म दिया जा सकता है, ठीक है, जिनसे नर की संख्या में कमी आ सकती है। अब केवल जब मादा जन्म लेगा तो आपको पता है नर में कमी आएगी। अब हम लोग देखेंगे आखिर बोलबाचिया बैक्टीरिया आखिर है क्या। तो ये आमतौर पर नेमाटोड आर्थ्रोपोड खासकर कीड़ों में पाया जाता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया कीड़ों के अंडों में पाया जाता है और इसके साथ ही ये उन शुक्राणु में नहीं पाया जाता है और यही कारण है कि केवल मादाएं ही इस बैक्टीरिया को अपनी संतति तक पहुंच सकती है, जबकि नर ऐसा करने में सक्षम नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप बोलबाचिया अपने ही होस्ट कीड़ों में परिवर्तित करने की क्षमता विकसित कर चुका है। इससे ये कीड़े नर की तुलना में अधिक मादा संतातियों को जन्म देते हैं। बोलबाचिया का ट्राजीन इस गुण में दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संभावित इसका उपयोग कहाँ हो सकता है, उपयोग की बातें करें तो बोलबाचिया को होस्ट करने वाले मच्छरों का उपयोग बीमारी फैलाने वाली मच्छर प्रजातियां संख्या को कम करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि एजिप्टी मच्छर, ठीक है, एजिप्टी मच्छर, ठीक है। इसके साथ ही इसके अतिरिक्त मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जा सकता है। इसके प्रयोगशाला आधारित तकनीकी मच्छरों को सेल्फ लिमिटेडिंग जीन्स को शामिल करना और जीन ड्राइव तकनीकी को इस्तेमाल किया जाता है। जीटीडी की बातें करें तो जीडीटी की बातें करें तो एक प्रकार के जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक है। इसके माध्यम से यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है और इसके माध्यम से जीन्स को इस तरह से संशोधित किया जाता है कि वे आनुवंशिकता के प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करें, ठीक है। नेक्स्ट है हेफ्लिक लिमिटेड। आखिर ये चर्चा में क्यों है तो हाल ही में लियोनार्ड हेफ्लिक का निधन हो गया है। उन्होंने हेफ्लिक लिमिटेड का अवधारणा प्रस्तुत किया था, बुढ़ापे की समझ को मौलिक रूप से बदल दिया, ठीक है। तो ये इनका डेथ हो गया है
तो इसलिए ये जो हैफ्लिक लिमिट जो लाए थे वो चर्चा में है, ठीक है। तो हैफ्लिक लिमिट की बातें करें तो ये अधिकतम संख्या जितनी बार किसी कोशिका की आबादी विभाजित हो सकती है तब तक ये विभाजित होती रहेगी जब तक कि वे कोशिका चक्र अवरोधक सेल साइकिल अरेस्ट नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। क्रिया गुणसूत्रीय टेलोमेर की लंबाई पर निर्भर करती है। ये लंबाई मानव कोशिका में प्रत्येक कोशिका में विभाजन के साथ घटती जाती है। टेलोमेर गुणसूत्रों के अंत में पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेटिव डीएनए अनुक्रमों का क्षेत्र है। मनुष्यों के लिए हैफ्लिक लिमिट लगभग 125 वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। कल जो है नैनो टेक्नोलॉजी से हम लोग आगे हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजर वगैरह बहुत सारे चर्चा में हैं, ये सारे हम लोग देखेंगे, ठीक है। नैनो फर्टिलाइजर कल हम लोग देखेंगे, यानी कि नैनो उर्वरक क्यों चर्चा में है, तो ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और बहुत जल्दी ये कंप्लीट होता है ना, तो एक और है वो है गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम है वो भी हम लेके आते हैं, क्योंकि ये स्कीम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछता है, तो हम लोग वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद सारे का हम लोग एमसीक्यू बहुत जल्द हम लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।